आप एक बार सोच के देखिए कि कंप्लीट ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन वर्ल्ड कैसा दिखेगा। कोई गैस व्हीकल नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्लीटली ग्रीनरी, फ्लरिशिंग वाइल्ड लाइफ एंड हैप्पी पीपल। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ गो ग्रीन। तो ये एक माइनिंग साइट है जहाँ पर हजारों लोग इस छोटे से गड्ढे के अंदर माइनिंग कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड मेटल की। ये गोल्ड नहीं है, लिथियम नहीं है, डायमंड नहीं है, ये मेटल है कोबाल्ट। तो आज से 10 से 15 साल पहले यहाँ पर कोबाल्ट सिर्फ सेरेमिक को ब्लू करने के लिए और सेलफोन की बैटरीज में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन आया, राइज आया है, तब से कोबाल्ट का यूज़ एक्सपोनेंशियली डबल हो गया है और इसके प्राइसेस बहुत हद तक राइज हो गए हैं। तो एक ईवी के अंदर होती है लिथियम आयन बैटरी, और एक लिथियम जैसे कि हम सबको पता है एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है जो कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती कंबक्शन प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारे केसेस में इसमें आग भी यहाँ पर लग जाती है। तो इसी हीट को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए आता है कोबाल्ट। और अब इसीलिए एक लिथियम आयन बैटरी के अंदर 14 किलो कोबाल्ट, 20 किलो मैग्नीज और ऑब्वियसली 8 किलो लिथियम यहाँ पर होता है। तो जैसे कि आज मार्केट में बहुत सारी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई हैं, टेस्ला से लेकर मर्सिडीज बेंज तक, इन कंपनीज के बीच में अलग ही कंपटीशन होने लग रहा है कि एक चार्ज में कौन सी ईवी यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है विदाउट एनी एक्सप्लोजन। और अब यहीं पर आता है कोबाल्ट, जो कि इन ईवीज की हीट को रेगुलेट करने के साथ साथ ये भी आंसर करता है कि एक चार्ज में कौन सी ईवी कितना डिस्टेंस कवर यहाँ पर कर पाएगी, वो भी विदाउट एनी एक्सप्लोजन। और अब फ्रेंड, जैसे जैसे ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज राइज होती जा रही हैं, इसकी डिमांड राइज होती जा रही है, वैसे वैसे इन बैटरीज के अंदर कोबाल्ट का यूज़ होती जा रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लोग इस मेटल की, यहाँ पर कोबाल्ट की माइनिंग करने लग रहे हैं, दे मस्ट बी वेरी रिच, ये लोग तो बहुत अमीर होंगे। बट दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ दीज पीपल्स। तो ये है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका के सेंटर में वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाइवर्स रेन फॉरेस्ट कंट्री है। तो वैसे तो कोबाल्ट एक रेयर मेटल बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, चाइना, रूस या इंडोनेशिया, कॉन्गो, हर एक कंट्री में यहाँ पर कोबाल्ट मिलता है। लेकिन कॉन्गो अकेले यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस करने लग रहा है। और अगर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है रसिया, जो कि सिर्फ 3% प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा ये गैप है। और अब सिर्फ यहाँ पर कोबाल्ट ही नहीं बल्कि हर एक प्रेशियस मेटल, हर एक नेचुरल रिसोर्स इस कंट्री में भर भर के मिलता है। गोल्ड, डायमंड, कॉपर, कोबाल्ट, टिन, लेड, जिंक, निकल, यूरेनियम, लिथियम, नेचुरल गैस, टिम्बर, हर एक नेचुरल रिसोर्स, प्रेशियस मेटल इस कंट्री में भर भर के मिलता है। और लगभग एस्टिमेटेड $24 ट्रिलियन वर्थ के रिसोर्सेज इस कंट्री में हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसी हिसाब से इस कंट्री को वर्ल्ड वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस में से एक होना चाहिए था, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कॉन्गो आज वर्ल्ड वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस में से एक है, और यहाँ का पर कैपिटा इनकम सिर्फ $500 है। और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी एकदम तस से बदतर हो रखी है, कंप्लीटली पॉवर्टी में है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को इनके नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट, एडवांटेज कभी मिला ही नहीं है। हमेशा से आउटसाइडर्स ने इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है, इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, इन लोगों के साथ अत्याचार होते ही आया है और आज भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर कांग्रेस पीपल की हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही पेनफुल रही है। इनके साथ हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। तो कई सौ सालों तक तो वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ के लोगों को फोर्सली बना के इनका ट्रेड किया। वो शिप में इन लोगों को जानवर की तरह डालते और इनका ट्रेड करते। इनसे फोर्स स्लेवरी वाला काम वेस्टर्न कंट्रीज ने कई सौ सालों तक इन लोगों से करवाया। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हिटलर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रूअल यहाँ पर ऑपरेशन रहा है, जिसने 2 मिलियन जूस के साथ एट्रोसिटीज करी, वायलेंट क्रुएल्टीज करी और उनका जेनोसाइड कर दिया 20 लाख जूस का। लेकिन अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ उसके सामने हिटलर तो कुछ भी नहीं था। तो 1885 में आता है बेल्जियन किंग लेपोल्ड, और वो कॉन्गो को कम्प्लीटली कॉलोनाइज कर लेता है और इसको नाम देता है द फ्री स्टेट ऑफ कॉन्गो। और अब इसके आते ही यहाँ के लोगों के ऊपर जेनोसाइड, एट्रोसिटीज, फोर्स स्लेवरी, चाइल्ड लेवरी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार स्टार्ट होता है और इनकी ज़िंदगी तब से बदतर यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर लेपोल्ड इन लोगों से फोर्सफुली रबर की हार्वेस्टिंग करवाता है, और जो लोग इसकी हार्वेस्टिंग एक्टिवली यहाँ पर नहीं करते तो उनका हाथ, नाक, कान काट दिया जाता। और इस एक्सट्रीम पीड़ा, पेन से यहाँ पर बचने के लिए जो भी भागने का ट्राई भी करता तो ये लोग उसको शूट आउट एकदम कर डालते, और जो भाग भी जाता तो उसके पीठ पीछे उसके फैमिली मेम्बर्स को आग में जला देते, उसके घर में यहाँ पर आग लगा देते और इन लोगों को जिंदा मार डालते। तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती वहाँ से भागने की। तो अब ऐसे करते करते इन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस में, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में और वायलेंट क्रुएल्टीज़ के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। तो 1885 में जब लेपोल्ड आता है तो यहाँ की पॉपुलेशन होती है 20 मिलियन, लेकिन 1908 आते आते इसी टाइम पीरियड के बीच में यहाँ की आधी पॉपुलेशन साफ हो जाती है, यानी कि 10 मिलियन लोगों का जेनोसाइड हो जाता है, 1 करोड़ लोग लगभग मारे जाते हैं। तो फिर जब 1908 में बेल्जियन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और लेपोल्ड की मोनार्की हट जाती है, तब जाके थोड़ी इनकी कंडीशन स्टेबल होती है। लेकिन उसके बाद भी इनके साथ अत्याचार होते ही रहते हैं, जैसे कि द ब्लड डायमंड रश, रवांडन जेनोसाइड और कॉन्फ्लिक्ट मिनरल। तो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स यहाँ पर उन एरिया और रीजन्स को बोलते हैं जहाँ पर इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों का खून बहा जा रहा हो। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट उस
एरिया में हो रहे हों इन मिनरल्स की वजह से। तो आज जो नेचुरल रिसोर्सेज इन कंट्रीज़ को वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेशन बना सकते थे, यहाँ पर वही नेचुरल रिसोर्सेज इन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर अभिशाप बन गए, और ऐसा आज भी होते ही आ रहा है। तो इस जेनोसाइडल गेम में एंट्री होती है एक और स्लेव मास्टर चाइना की। तो आज यहाँ पर कॉन्गो की टोटल 19 कोबाल्ट माइंस में से 15 कोबाल्ट माइन तो अकेले चाइना ओन करता है, और पूरे वर्ल्ड की 15% कोबाल्ट की प्रोडक्शन अकेले चाइना ही यहाँ पर करने लग रहा है। तो आज पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन को, कोबाल्ट की सप्लाई चेन को चाइना यहाँ पर डोमिनेट करता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस इज पॉसिबल। आखिर चाइना को इनकी 15 माइंस कैसे मिल गई? Democratic Republic of Congo struck a big deal with Beijing. Chinese traders here bought all the cobalt and sold it mainly to one Chinese company. तो आज से 20 साल पहले चाइना ने कॉन्गो की कोबाल्ट माइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, और आज यहाँ पर चाइना के बहुत सारे ट्रेडर्स, लोकल ट्रेडर्स इन माइनिंग से ये मेटल बाई करते हैं, और सिर्फ एक सिंगल चाइनीज़ कंपनी को वो मेटल बेच डालते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन को कंट्रोल यहाँ पर करती है। तो अर्ली 2000s में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय किया कि हम लोग कोबाल्ट की माइनिंग में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्हें कोबाल्ट की बहुत सारी माइनिंग सेटअप कर ली, कोबाल्ट की माइनिंग और प्रोसेसिंग करना इन्हें यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कॉन्गो के अंदर। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जब 20 साल पहले कोबाल्ट इतना पॉपुलर नहीं था, इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बेट कैसे लगा दी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर दी इनने? तो इसके लिए हमको चाइनीज़ इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो चाइना एक कॉम्युनिस्ट नेशन है, तो एक कॉम्युनिस्ट नेशन के अंदर जो स्टेट्स होते हैं वो इंटरवाइंड होते हैं। तो अगर हम एक कॉम्युनिस्ट नेशन को कैपिटलिस्ट कंट्री से कंपेयर करेंगे, तो एक कैपिटलिस्ट नेशन के अंदर जितनी भी कॉर्पोरेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए यहाँ पर काम करती हैं। उन कंपनीज को, सबको टेस्ला एक कंपनी है जिसको शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जनरेट करके देना ही देना है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट इनको लाना ही है। और वहीं पर अगर हम एक कम्युनिस्ट कंट्री की बात करें, जहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर करती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में खेलते हैं। इनको अगले साल अपने किसी शेयर होल्डर को प्रॉफिट शो नहीं करना, तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा कि वैसे भी कोबाल्ट की डिसेंट डिमांड तो मार्केट में है ही, जैसे सेलफोन की बैटरीज और सेरेमिक को ब्लू करने के लिए इसका यूज़ होता ही है। तो अब हम इनको क्यों ना हम इस पर एक बेट लगाते हैं और देखते हैं कि 10-20 साल बाद यहाँ पर क्या होता है। तो इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट ये लोग यहाँ पर कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये हमेशा से इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। और अब उसी के बाद से आज से 10 से 12 साल पहले जब ईवीज़ का राइज स्टार्ट हुआ, तभी से यहाँ पर कोबाल्ट की डिमांड राइज होने लग गई और इनकी इन्वेस्टमेंट एकदम यहाँ पर रंग लाई। So friend, that is how China became the first nation to win this race to dominate the global supply chain of cobalt. और यहाँ पर चाइना का बोलना है that we are not refining, processing and mining cobalt to export to America or any other nation to support your electric vehicle revolution. Instead, we are going to make cheap cars for ourselves, and the best you can hope for is that we export our cars, our EVs to your nation at cheap prices. तो यहाँ पर चाइना की इतनी बड़ी स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि चाइना के क्या इरादे हैं। चाइना यहाँ पर कोबाल्ट की सप्लाई चेन को पूरे ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करना चाहता है और आज वो डोमिनेट कर भी रहा है। So friends, now let's see how green this green revolution is. That children were mining cobalt in the Democratic Republic of Congo, or DRC. Cobalt is one of the world's most coveted resources. Its value has nearly tripled over the past year. This most precious of minerals is often extracted and sorted by tiny. The Chinese traders here bought all the cobalt and sold it mainly to one Chinese company. तो ये है DRC, जहाँ की 92 मिलियन की पॉपुलेशन में से 2 मिलियन लोग तो टोटल सिर्फ माइनिंग के ऊपर ही कम्प्लीटली एकदम डिपेंडेंट है। तो अगर इनकी माइनिंग को क्लोजली हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप्स की माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड आर्टिसनल माइनिंग। तो इंडस्ट्रियल माइनिंग में कम्प्लीटली मशीनों से काम होता है, यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लेबर लॉस, सेफ्टी इक्विपमेंट्स सब कुछ होते हैं। लेकिन आर्टिसनल माइनिंग में कोई मशीन्स नहीं होती, यहाँ पर लोग अपने हाथों से यहाँ पर डिग करने लग रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई लेबर्स नहीं, ये कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड माइनिंग साइट्स होती हैं। तो अगर आर्टिसनल माइनिंग की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग, कांगोलीज पीपल, आर्टिसनल माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और इन 2 लाख में से 40,000 छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स बॉयज़ हैं, जो कि यहाँ पर माइनिंग करते हैं, डिग करते हैं अपने हाथों से। तो ये छोटे छोटे बच्चे हर रोज़ अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ते हैं और इन छोटे छोटे गड्ढों के अंदर जाते हैं और माइनिंग करते हैं, डिग करते हैं अपने हाथों से। इनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता, कोई हार्ड हैट, कोई मास्क, कोई ग्लव्स, कोई शूज़, कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही घुस जाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर कोबाल्ट एक टॉक्सिक मेटल है, जिसकी हवा में सांस लेना भी जानलेवा हो सकता है। तो जिसकी हवा में 20 मिनट भी सांस लेना जानलेवा है, उस हवा में ये बच्चे इन छोटे से गड्ढों के अंदर जाते हैं और सांस लेना छोड़ो, घंटों भर यहाँ पर काम करते हैं। और इतना काम करने के बाद जब ये अपने कोबाल्ट को बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो इनको रोज़ का मिलता है $1। तो वैसे तो यहाँ पर ये कोबाल्ट की इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, लेकिन इन लोगों को रोज़ का $1 भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और हर $1 के लिए इन लोगों को अपनी ज़िंदगी और मौत से यहाँ पर खेलना पड़ता है।
एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में इनको यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो अब ऐसे करके हर साल कंप्लीटली 2000 इलीगल माइनर से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और जो लोग बच जाते हैं वो लंग डिसीजेस, लंग इन्फेक्शन, अस्थमा के साथ यहाँ पर जीते हैं और 10 से 72 अपनी ज़िंदगी यहाँ पर काटते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर आर्टिफिशियल माइनिंग इतना ख़राब काम है तो ये अभी स्टिल ये एक्टिवली क्यों है, ये एक्टिव क्यों है, ये इलीगल क्यों नहीं है? तो वैसे तो पब्लिकली हर कंपनी यहाँ पर यही बोलती, जो भी कंपनी इन कोबाल्ट को बाय करती है, जैसे कि टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, वॉल्वो, रेनॉल्ट, जनरल मोटर्स, फोर्ड, हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज यहाँ पर कोबाल्ट को बाय करती है। वो बोलती है हम सिर्फ इंडस्ट्रियल माइनिंग से यहाँ पर बाय करते हैं, और पब्लिकली ये बोला जाता है कि 80% माइनिंग तो इंडस्ट्रियल माइनिंग से है और आर्टिफिशियल माइनिंग तो बहुत ही कम है, सिर्फ 20% है। लेकिन ये रियलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उन 80% इंडस्ट्रियल माइनिंग के अंदर भी ऐसी माइनिंग होती है, ऐसी हाथ से वहाँ पर डिग होता है। और अब ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टेस्ला, मर्सिडीज बेंज को, एप्पल को, इन सबको नॉलेज है और इन सबको बाकायदा पता है कि इनका मेटल कहाँ से आ रहा है। और तो और यहाँ पर पब्लिकली इन कंपनीज़ की नो टॉलरेंस पॉलिसी है चाइल्ड लेबर और फोर्स स्लेवरी के अगेंस्ट, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब इसको फ्यूल कर रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जानबूझकर इन्हीं चाइल्ड लेबर्स, इन्हीं बच्चों के हाथ से कोबाल्ट बाय करती है, क्योंकि इनको पता है अगर ये इंडस्ट्रियल माइनिंग से बाय करेंगे तो इनको बहुत ही महंगा पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू कि इन चाइल्ड लेबर से, इन आर्टिफिशियल माइनर से बाय करें, जो कि खुद ही अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिनके लिए $1 भी बहुत है। तो जानबूझ के ये कंपनी ये करती हैं, बट दिस इज द रियलिटी। इनडायरेक्टली दीज कंपनीज आर फ्यूलिंग दिस जेनोसाइड, फ्यूलिंग फोर्स स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर। This is an industrial cobalt mine where there's not supposed to be one artisanal miner. Now, that's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. There's not supposed to be one here. That's what the story is told at the top of the chain. This mine, and I can name it, it's called Shabara. There's not supposed to be one artisanal miner here, according to the consumer-facing tech companies and EV companies buying this cobalt. तो ये है the bottom of the supply chain of your iPhone, laptop, tablet and your electric vehicles. तो चाहे वो आईफोन की कंपनी एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, इन कंपनीज के अंदर सारी सप्लाई, सारी कोबाल्ट की सप्लाई इन्हीं गड्ढों से, इन्हीं माइनिंग साइट से आती है, जहाँ पर इन छोटे छोटे गड्ढों के अंदर 15 से 20 हज़ार लोग जानवरों की तरह घुसकर काम करते हैं। तब से बदतर इनकी ज़िंदगी हुई, कोई लेबर लॉस नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। और अगर पब्लिकली मैं बात करूँ तो ये सारी कंपनीज की पॉलिसी है, वी हैव नो टॉलरेंस टू चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हैं, चाहे टेस्ला हो, मर्सिडीज बेंज हो, चाहे यहाँ पर एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो। लेकिन इन रियलिटी जो इनकी कोबाल्ट है वो इन्हीं चाइल्ड लेबर्स के हाथ से आ रही है, इन्हीं आर्टिसनल माइनर्स के हाथ से आ रही है, जो कि कंपनी पब्लिकली कम्प्लीटली इनटॉलरेंस है इनके लिए। लेकिन रियलिटी तो यही है। तो आज एक स्मार्टफोन के अंदर जितना कोबाल्ट इस्तेमाल होता है उससे 10,000 गुना ज़्यादा कोबाल्ट ईवी की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, लिथियम आयन के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज इन लोगों पर ध्यान नहीं देती या फिर इन कंपनीज को नहीं पता कि जो हमारी कोबाल्ट की सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, इन सबको पता है। बट दिस इज द रियलिटी दैट दीज कंपनीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव दीज पीपल्स लाइफ। अगर ये कंपनी चाहे तो जितनी इनकम यहाँ पर एप्पल की एक दिन में होती है, उतनी इनकम से इन लोगों की लाइफ एटलीस्ट चेंज हो सकती है। इनको एक दिन का $1 यहाँ पर मिलता है, अगर इनकी वेजेस $10 हो जाए, इनको सेफ्टी इक्विपमेंट यहाँ पर दे दिए जाएँ, कुछ हद तक तो इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और जिन माँ बाप को मजबूरी में अपने बच्चों को इन माइनिंग साइट में भेजना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि कभी कभी इस इनह्यूमन लिविंग कंडीशंस में काम करते करते मर भी जाते हैं, उनको ये नहीं भेजना पड़ेगा अगर सिर्फ $10 एक दिन का, एक घंटे का नहीं, एक दिन का इनको मिलने लग जाए और सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनको मिल जाए। बट नो वन केयर्स अबाउट देम, एंड दैट इज़ वाई लिथियम आयन बैटरी इज कॉल्ड द ब्लड बैटरीज विच आर फ्यूलिंग दिस वर्ल्ड, विच इज़ गोइंग टू चेंज दिस वर्ल्ड। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण, एक सॉलिड रीज़न यहाँ पर ये भी है कि काओ की 19 कोबाल्ट माइंस में से 15 माइंस तो चाइना ओन करता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि जिस भी काम में यहाँ पर चाइना हाथ लगा दे वो काम ठीक से हो जाए, वहाँ तो आगे यहाँ पर लगनी है। सो फ्रेंड्स, स्टिल इफ यू थिंक दैट EVs are better than gas vehicles and are going to change this world completely, then must think about those people and children who died while mining these minerals for you before you even drive your first Tesla and EV for the very first time on the road. So think about it. तो आज जो पूरी मार्केट में एक गो ग्रीन का पूरे वर्ल्ड में हवा मचा हुआ है, हर एक कंट्री का अपना अलग ही एम है, नेट जीरो कार्बन एमिशन जस्ट बाय 2040, जस्ट बाय 2050, 2030। इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक मोर सस्टेनेबल, मोर क्लीनर एंड मोर यहाँ पर ग्रीनर ऑप्शन माना जा रहा है, जो कि वायलेंट क्रुअल्टीज, ह्यूमन राइट वायलेशंस, चाइल्ड लेबर और फोर्स स्लेवरी के ऊपर से यहाँ पर होके जाता है। तो क्या अभी भी आप इसको गो ग्रीन मानोगे? इट्स अप टू यू।
तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और गैस व्हीकल का कंपैरिजन, एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लें, तो गैस व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम के ऊपर ये यहाँ पर चलते हैं, और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है तो ये CO2 यहाँ पर एमिट करता है, जो कि मेन यहाँ पर रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक क्लीनर वर्ल्ड, एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की चाह में नेट जीरो कार्बन एमिशन करने के लिए, यानी कि डीकार्बनाइजेशन करने के लिए, CO2 को कम्प्लीटली यहाँ से हटाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है। और इस यहाँ पर रेवोल्यूशन के अंदर तो कोल को यहाँ पर हाइड्रो पावर से, फॉसिल फ्यूल्स को सोलर एनर्जी से, और गैस व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम्प्लीटली एक्सचेंज यहाँ पर करने लग रहे हैं, जिससे डीकार्बनाइजेशन कम्प्लीटली हो पाएगा। बट फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन is decarbonization is the end solution of this entirely problem? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के अंदर होता है यहाँ पर कोबाल्ट, और अब इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी जान लिया है कि यहाँ पर कोबाल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। और जब इन रिसोर्सेज की माइनिंग एक अलग ही लेवल पे होती है, तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, रिवर पॉल्यूशन, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज रेज होते हैं। तो EVs एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन कई नई यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी खड़ी हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, हम इसी को बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शिफ्टिंग। तो अगर एट द एंड हम सॉल्यूशन की बात करें, तो एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्स यहाँ पर हो सकता है कोबाल्ट फ्री लिथियम आयन बैटरीज, जिसको हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यानी कि LFP बैटरीज भी यहाँ पर बोलते हैं, जिसके अंदर निकल और कोबाल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये बैटरी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस completely cobalt free battery sustainable or not? So the answer is not really. So friends, switching to electric vehicle is not the option or the solution. So just by decarbonizing the entire energy sector, just by doing environmental problem shifting, and just by introducing completely electric vehicle world, we cannot change reality of this world and get rid of this complete issue and problem, क्योंकि एक के बाद नई issues यहाँ पर आने वाली हैं। So friends, at the end I just want to say that we never know the complete exact reality of anything. We just see what elite want to show us, what bigger people want to show us, and the exact complete reality and truth is hidden behind the most bigger lies ever. Thank you so much for watching.